तकनीकी क्षेत्र में भारत ने कर दिया बड़ा कमाल। ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए देश ने उठाया कदम। बहुत जल्द पेट्रोल डीजल पर निर्भरता हो जाएगी खत्म। दोस्तों, तकनीकी के क्षेत्र में भारत के कदम बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन देश के विकास के साथ ये भी जरूरी है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। क्लाइमेट चेंज को लेकर पीएम मोदी ने दुनिया भर के देशों को आगाह किया है। देश ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक संकल्प लिया है और इस दिशा में देश पूरी संजीदगी से लगा हुआ है। दोस्तों, भारत इसीलिए डीजल पेट्रोल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत पेट्रोलियम पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहा है और इसके साथ ही लक्ष्य ये भी है कि अरब देशों से तेल की निर्भरता कम हो। दोस्तों, अरब देश तेल को लेकर अपनी धौंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने पहले ही रूस से तेल के आयात को बढ़ा दिया है। भारत के रवैये को देखकर अरब देश सदमे में आ गए हैं और अब वो भी भारत को सस्ता तेल ऑफर कर रहे हैं, जिससे भारत को फायदा हो रहा है। लेकिन भारत उन तकनीकियों के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है जिससे जल्द ही तेल पर निर्भरता खत्म हो जाए और इस मामले में देश को कामयाबी भी मिली है। दुनिया के तमाम देश इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के विकल्प पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने एक नया विकल्प खोज लिया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत ने कौन सा विकल्प खोजा है जिससे पॉल्यूशन तो कम होगा ही और खतरा भी नहीं होगा। भारत इसे लेकर कौन सा कदम उठाने जा रहा है? भारत की इस कामयाबी पर दुनिया हैरान क्यों है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अरब देशों से तेल खरीदना बंद करेंगे मोदी। अक्षय ऊर्जा देश को बनाएगी आत्मनिर्भर। भारतीय रेलवे को हाइड्रोजन से मिलेगी रफ्तार। दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत हाइड्रोजन ऊर्जा पर आधारित ट्रेन बना रहा है जो 2023 यानी अगले वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगी। अगर भारत ऐसा कर पाता है तो ये परिवहन के क्षेत्र में परिवर्तन के क्रम में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही ये भारत के अंदर परिवहन के क्षेत्र को क्रांतिकारी तरीके से बदल कर रख देगा। वस्तुतः हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन के बाद सबसे ज्यादा भरोसेमंद ईंधन माना जा रहा है, जो परिवहन को सुगम तो बनाएगा ही, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने में भी सहायक होगा। इसी क्रम में भारत उन अग्रणी देशों की सूची में शामिल है जो हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की संपूर्ण संभावनाओं के हर सिरे को तलाश रहा है। वहीं वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है, जो ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए एक रोडमैप तैयार करेगा। फिलहाल भारत का परिवहन क्षेत्र 13.5% कार्बन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है और भारत में परिवहन क्षेत्र में रेलवे सबसे बड़ा घटक है। ऐसे में यदि ट्रेन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा पर चलने लगेगी तो ये भारत द्वारा तय किए गए अपने शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। दोस्तों, भारत ने खुद को 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में यदि रेलवे में ये विकास होता है तो ये परिवहन के अन्य क्षेत्र में भी पूरी व्यापकता के साथ फैलेगा। इससे भारत द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सरलता के साथ की जा सकेगी। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लिए काम क्यों नहीं करता है? तो दोस्तों, एक हाइड्रोजन ईंधन टैंक को 5 से 10 मिनट में भरा जा सकता है। वहीं टेस्ला के 120 किलोवाट के फास्ट चार्जर भी 30 मिनट में 80% बैटरी बैकअप देते हैं। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना भी आसान काम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से यात्रा को व्यवहारिक बनाने के लिए देश में चार्जिंग स्टेशनों के रूप में एक विशाल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। दूसरी ओर हाइड्रोजन पहले से मौजूद पंप स्टेशनों के नेटवर्क पर कार्य कर सकते हैं और मोदी सरकार हाइड्रोजन फ्यूल को ईंधन के रूप में प्रयोग करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का हालिया बयान इसका प्रमाण है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं बल्कि हाइड्रोजन ही भविष्य है, जिस पर भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। हाइड्रोजन ईंधन एक शून्य कार्बन उत्सर्जन ईंधन है। हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करने में समस्या प्रदूषण नहीं बल्कि तकनीकी का कम विकास है, लेकिन भारत ने इस क्षेत्र में लंबी छलांग लगा ली है। हाइड्रोजन ऊर्जा को लेकर विश्व के अन्य देश भी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ साथ जापान और साउथ कोरिया भी ऐसे देश हैं जो हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा के ऊपर गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। वहीं जर्मनी ऐसा कमाल करने वाला इकलौता देश है। आज स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता पूरी दुनिया की अनिवार्यता बन गई है। ये भारत के लिए एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। देश में ईंधन की जितनी मांग है उसका अधिकतर भाग हम आयात करते हैं, जिसके लिए देश को हर वर्ष $160 अरब खर्च करने पड़ते हैं। इससे
विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन होता है। हालांकि भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत और उत्सर्जन वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। वहीं पश्चिमी देशों की ओर से ईवी को जमकर बढ़ावा दिया जा रहा है, जो किसी खतरे से कम नहीं है। लेकिन जिस ईवी का झंडा पश्चिमी देश उठा रहे हैं वो मात्र उनकी एक चाल मात्र से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। वस्तुतः ईवी में लिथियम बैटरी का उपयोग किया जाता है, जिसके फटने की संभावना काफी ज्यादा है। आमतौर पर इन गाड़ियों में बैटरी की क्षमता 40 किलोवाट से 100 किलोवाट तक होती है। इसका मतलब है कि आप चलते फिरते एक बड़े बॉम्ब पर सवार हैं। इतनी क्षमता के बावजूद भी ये गाड़ियां एक बार चार्ज होने के बाद 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाती हैं। इसके बावजूद ईवी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पश्चिमी देशों द्वारा इसे खूब बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसीलिए लिथियम पाने की चाह में ज्यादा खुदाई हो रही है, जिससे न सिर्फ पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र का नाश हो रहा है बल्कि पानी का व्यय भी अधिक हो रहा है। एक औसतन ईवी कार की कीमत सामान्य कार की कीमत से अधिक होती है, किंतु कार्य क्षमता कहीं कम। एक्सपर्ट्स की माने तो एक ईवी कार की लाइफ साइकिल औसतन 5 वर्ष की होती है। इसके बाद उसकी कार्य क्षमता काफी घट जाती है। अब यदि कोई व्यक्ति ईवी लेता है और 5 वर्ष के बाद उसे बेच देता है तो उस कार को बनाने के दौरान हुए प्रदूषण को बेअसर नहीं कर पाएगा। इन सब के बाद गरीब देश जैसे दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में लिथियम निकालने के क्रम में बाल मजदूरी एवं बंधुआ मजदूरी जैसे कृत्य भी हो रहे हैं, जिससे मनुष्यों का शोषण हो रहा है। ये सब कारक बताते हैं कि ईवी का कोई विशेष भविष्य नहीं है। आने वाले चंद वर्षों में हाइड्रोजन आधारित गाड़ियां इसे कई गुना पीछे छोड़ देंगी। दोस्तों, कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में भारत दूसरे कई कदम भी उठा चुका है। सवाल उठता है कि भारत ने इस दिशा में और कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आगे चलते हैं। सोलर एनर्जी पर दिया जा रहा है जोर, कार्बन उत्सर्जन को जीरो करेगा भारत। दोस्तों, प्रदूषण में कमी लाने की दिशा में अहम पहल करते हुए भारत सरकार 2017 में देश की पहली सोलर ट्रेन का संचालन शुरू कर चुका है। ये ट्रेन DEMU ट्रेन है, जिससे साल 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया था। रेलवे ने इस ट्रेन के जरिए 21,000 लीटर डीजल की बचत का दावा किया था और इससे हर साल 12 लाख रुपए की बचत होगी। भारत ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए साल 2030 तक अपनी बिजली आपूर्ति का 40% हिस्सा रिन्यूएबल और परमाणु ऊर्जा से हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसी तरह कार्बन उत्सर्जन में भी 33% कमी लाने की बात कही है और 2070 तक कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने तमाम सोलर प्लांट भी स्थापित किए हैं। अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा भारत की एनर्जी प्लानिंग का महत्वपूर्ण घटक है। 1970 के दशक में ही इसकी टिकाऊ ऊर्जा के रूप में पहचान कर ली गई थी। आधुनिक समय में इसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने, गर्म व ठंडा करने के उपयोगों में, परिवहन और गांवों में ग्रिड से बाहर ऊर्जा सेवाएं देने में हो रहा है। नवीन व अक्षय ऊर्जा मंत्रालय इस क्षेत्र में बिजली व अन्य उपयोग में मदद दे रहा है। इसके अलावा ये औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट को भी सपोर्ट दे रहा है। इसके लिए सब्सिडी, वित्तीय प्रोत्साहन, शुल्कों में रियायत और कानून व नीतियों के सहारे अक्षय ऊर्जा की खरीद को अनिवार्य बनाने जैसे कदम उठाए गए हैं। चूंकि GDP वृद्धि और ऊर्जा की मांग में संबंध रहा है, इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती रही है, लेकिन ऊर्जा की आपूर्ति विकास की रफ्तार के साथ कदम ताल नहीं कर पाई है। अनुमान है कि देश में व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य स्रोतों से 900 गीगावाट की क्षमता है। देश में 12 लाख से ज्यादा घरों में रोशनी के लिए सोलर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। इतने ही घरों में खाना पकाने के लिए बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल हो रहा है। सोलर फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम ग्रामीण विद्युतीकरण, रेलवे सिग्नलिंग, मोबाइल टावर, टीवी ट्रांसमिशन और सीमा चौकियों पर बिजली मुहैया कराने में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दोस्तों, क्लाइमेट चेंज पर भारत की सतर्कता पर आपके क्या विचार हैं? हमारे साथ जरूर साझा करें।